जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस क्लासिफिकेशन का। और जो क्लासिफिकेशन में फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस एंड फूड रिसोर्सेस एंड एनर्जी रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस एंड सॉइल रिसोर्सेस, इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट है मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और आप हमारे सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन है, natural resources are the material available in the nature that the initially for the survival and development of the human life and ecosystem। जो नेचुरल रिसोर्सेस एक सामग्री है जो प्राकृतिक उपलब्ध है और मानव जीवन में जो परिस्थिति तंत्र है के अस्तित्व और उनके विकास के लिए आवश्यक है। ओके, They can be classified based on the origin, renewability, stage development and ownership। जो उनकी संपत्ति है और उनके जो नवीनीकरण है और विकास के चरण स्वाभाविक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ओके, जो वर्गीकृत किया गया है, ओरिजिन हो गया, रिन्यूएबिलिटी और स्टेज डेवलपमेंट एंड ओनरशिप के द्वारा ही ये वर्गीकृत किया गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड ऑन ओरिजिन की। बेस्ड ऑन ओरिजिन में जो दो टाइप्स के आते हैं, एक आते हैं बायोटिक्स, एक आते एबायोटिक्स। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोटिक देखो, ड्राइव्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट एंड फ्यूल। जो देखो बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उन्हीं के द्वारा जो भी प्राप्त होते हैं उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? एबायोटिक रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया एंड मिनरल हो गया। ये आते हैं आपके एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, आपका वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी और खनिज। ये इन घटक से जो भी रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं वो होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। ओके, तो अब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी के बारे में देखते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। जो रिन्यूएबल सोर्स होता है, source that can be relationship naturally like the sunlight, water, wind, water and forest। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं ये स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति हो सकते हैं। मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो पुनः प्राप्त हो सके, अपने आप प्राप्त हो सके, जैसे ये नेचुरली द्वारा प्राप्त किया जाए। जिससे आपका देखोगे कि सूर्य की रोशनी हो गया, सनलाइट्स हो गया, और एयर हो गया, वाटर हो gया, ये अपने आप प्राप्त हुए, ना कि इसको किसी ने बनाया है। ओके, और नॉन रिन्यूएबिलिटी होता है, नॉन रिन्यूएबल्स होता है रिसोर्सेज दैट दी आर दी कैन नॉट बी द वंस लाइक दी कोल्स एंड ऑयल एंड मिनरल्स। जो सीमित है, नॉन रिन्यूएबिलिटी हो, नॉन रिन्यूएबल्स वो होता है जो सीमित हो और वो समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे जो कोयला है, तेल है, खनिज है, ये सीमित है, हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल्स। ओके, रिसोर्सेस। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोटेंशियल, जो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट है ये दो टाइप्स के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस
डेवलप्ड रिसोर्सेस। जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होता है, रिसोर्सेस दैट आर दी अवेलेबल बट नॉट एट यूटिलाइज्ड, लाइक द सोलर एनर्जी। जो देखो, जो पोटेंशियल रिसोर्सेस है कि जब ये उपलब्ध होते रिसोर्सेस, लेकिन अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया। पोटेंशियल रिसोर्सेस वो होते हैं जैसे उपलब्ध है लेकिन इसको उपयोग में नहीं ला रहे हो, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान में सौर ऊर्जा, भाई अगर रेगिस्तान में सोलर ऊर्जा का प्लांट अगर आप लगाते हैं, क्योंकि वहां तो क्रॉप को आप उगा नहीं सकते, इसलिए आप सोलर एनर्जी का प्रयोग करके आप वहां से क्योंकि धूप भी अच्छी पड़ेगी तो आप रोशनी प्लस आपका जो भी है ये सोलर एनर्जी, आप इससे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज that the active use the like coals, mines or the cultivated land। जो सक्रिय रूप है, जो कल्टीवेटेड रूप में सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, उसे हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज बोलते हैं, जो उपयोग कर रहे हैं किसानों द्वारा। जैसे अब जो कोयला खदान हो गया उसको हम उपयोग कर रहे हैं, और जो कल्टीवेटेड लैंड हो गया, जैसे कोई फसल तुम उसमें बो रहे हो, फिर वो हो गया कल्टीवेटेड लैंड, उपयोग ले रहे हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप की। बेस्ड ऑन ओनरशिप जो है ये चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, ओनर्ड बाय द प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल लाइक द फार्म एंड हाउस। देखो, जो व्यक्तिगत रूप से जो स्वाभाविक वाले संसाधन होते हैं उसी को इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे हो गया खेत हो गया, घर हो गया, इसी को इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी टू द कम्युनिटी लाइक द पब्लिक पार्क्स एंड ग्रीडिंग्स लैंड। जो समुदाय द्वारा जो एक्सेसिबिलिटी कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है, इनके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले संसाधन होते हैं, जैसे इन्हीं को बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। जैसे सार्वजनिक उद्यान हो गया और चराई गई भूमि, जैसे वो होता है इसे जहाँ पे ऊसर भूमि हो उसको छोड़ दिया गया, उसमें बहुत सारे खरपतवार वीड्स उगे हुए हैं, जर्मिनेशन है, उसी पे बाद में आके एनिमल्स या आदि कुछ जानवर आके उसमें जब चरते हैं, उसी को हम बोलते हैं चराई भूमि। ओके, नेशनल रिसोर्सेस। अगला है नेशनल रिसोर्सेस, जो राष्ट्रीय संसाधन होता है, उसमें देखिए बिलोंग टू लाइक द रिवर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे जो नेशनल रिसोर्सेस वो होते हैं कि जो स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं, उन्हीं को बोलते, जैसे हो गया आपका नदी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वन्य जीव हो गया, इसी को हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, मतलब जो इनके अंतर्गत आते हैं। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होता है बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ऑकर्स नेशनल जुरिस्ट्रेशंस। जो अंतरराष्ट्रीय नेशनल रिसोर्सेस वो होते हैं जिनके द्वारा प्रतिबंधित संसाधन हो, उसमें प्रतिबंध लगाया गया हो, जैसे राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से, जैसे महासागर हो गया आपके, इन सब नेशनल रिसोर्सेस में आते हैं। बहुत सारे आपके जैसे बंगाल खाड़ी हो गया, ये सब बहुत सारे इसमें जितने भी ये सब महासागर इंटरनेशनल रिसोर्सेस में आते हैं। अब हम अगला बात करते हैं आगे फॉरेस्ट रिसोर्सेस की। फॉरेस्ट रिसोर्सेस के जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, क्योंकि हमारे ये फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्यों महत्व, फॉरेस्ट क्यों महत्व है? दी फॉरेस्ट आर दी नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल बेनिफिट। जो वन महत्वपूर्ण है, जो फॉरेस्ट है, इसका एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है, जो कि जो पारिस्थितियां है, इकोलॉजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड जो सामाजिक सोशल बेनिफिट है, इससे हमारे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री ऐसे होते हैं जो कि
त्योहारों सोशल में जो गांव में अगर कोई पर्व होता है तो फिर वहाँ पे साथ तो वो उस पेड़ का उपयोग किया जाता है। इकोलॉजिकल फंक्शन इसका देखते हैं क्या है। इकोलॉजिकल फंक्शन ये है कि जो मेंटेनेंस बायोडाइवर्सिटी एंड दी हैबिट्स वाइल्ड लाइफ, जो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना और उनके जो हैबिट अन्य जीव वाइल्ड लाइफ वन अन्य जीव है उनके लिए एक आवास प्रदान करना। भाई जब जंगल रहेगा तो फिर बहुत सारे एनिमल आदि जो बर्ड्स हो गए वो सब जाके उसी फॉरेस्ट के अंदर रुकेंगे। ओके। रेगुलेट द वाटर साइकिल द प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिससे जो रेगुलेट वो होते हैं जो जो वाटर साइकिल है उसको नियंत्रित करने के लिए आप नियंत्रित करोगे तो फिर इससे जो है सॉइल अपरदन को रोक सकते हैं। सॉइल जो इरोजन है आप अगर, क्योंकि जब देखो जब वाटर जब स्पीड में चलेगा पानी छोड़ा जाता है फिर वहां की जो सॉइल होती है उसे काट के आगे बढ़ता है मिट्टी को, तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। ओके। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फंक्शन की। इकोनॉमिक फंक्शन जो है प्रोवाइड द टिम्बर्स फ्यूल वुड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल। जो इकोनॉमिक फंक्शंस आर्थिक रूप से हमें फर्श से क्या क्या मिलता है। आर्थिक रूप से लकड़ी ईंधन और उद्योग के लिए कच्चे माल का मिलता है। ओके। सोर्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट फ्रूट एंड फडर, इससे आप मेडिसिन प्लांट हो गया आपका और फ्रूट और जो फडर हो गया चारे के रूप में भी मिलता है। चारे भाई बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो जानवर एनिमल बर्ड्स आदि ये सब गाय जो बकरी होती है बहुत सारी पत्तियों को खाती है। ओके। सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य क्या होता है इससे। सपोर्ट द इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड द प्रोवाइड कल्चरल एंड वैल्यू। ओके। तो जो समुदाय के जो समर्थन करने वाले होते हैं उससे प्राकृतिक संस्कृत और जो मनोरंजन के रूप में प्रदान करते हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। भाई जो वनों को प्रबंध करने में चुनौतियां क्या आती है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर के जो शहरीकरण है और उसके औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा वनों की कटाई की जाती है। भाई अब बहुत सारे ऐसे हैं कि इंडस्ट्रियल हो गया एक्टिविटी आदि, अगर शहर धीरे धीरे वहां बसेंगे फिर इस जो फॉरेस्ट को धीरे धीरे काटते हुए आजकल तो देखोगे बहुत कम गांव, पहले गांव तो कुछ ज्यादा फॉरेस्ट रहते थे जंगल, फिर आजकल वहां भी बहुत कम होते जा रहे क्योंकि इंसान धीरे धीरे शहर बढ़ता जा रहा, आबादी बढ़ती जा रही, तो जंगलों कटाई होते जा रहे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लगते जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही हैं, तो इससे जो भी है पेड़ आपके फॉरेस्ट को कटते हुए जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का दोहन भी होता है क्योंकि अत्यधिक भाई अगर वन था तो फिर इससे बहुत सारे ऐसे थे कि ये काट के बहुत सारे पेड़ आदि बहुत भाई जैसे देखा जाए कि इसका दोहन भी करते हैं इंसान। ओके। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस की। वाटर रिसोर्सेस, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस, डोमेस्टिक यूज ऑफ द ड्रिंकिंग कूलिंग्स एंड सैनिटेशन। भाई डोमेस्टिक यूज में आप घरेलू उपयोग में कर सकते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप वाटर को खाना बनाने के लिए करते हैं, स्वच्छता के लिए साफ सफाई के लिए भी पानी का यूज करते हैं। और एग्रीकल्चर में भी आप एक एग्रीकल्चर के रूप में भी आप वाटर का उपयोग करते हैं। इरिगेशन फॉर दी हर क्रॉप, भाई जितने भी क्रॉप हैं सारे क्रॉप को इरिगेशन जरूर है, इसीलिए नहीं तो फिर इरिगेशन नहीं हो पाएगा फिर क्रॉप नहीं जमेंगे। ओके। इंडस्ट्रियल यूज, कूलिंग्स हो गया, क्लीन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इससे बहुत सारे जो कूलिंग्स हो गए आपके शीतलन हो गया, सफाई और क्लीनिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण भी आप वाटर से सप्लाई कर सकते हो होता है। ओके। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन है, हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं आप, विद्युत वाटर से ही आप बहुत सारे जल आप इन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ओके। तो अब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं। वाटर सिक्योरिटी जो है
ओवर यूज द पोल्यूशन एंड द इक्वल्स इंडस्ट्रियल एंड ऑफ द वाटर रिसोर्सेस। ओवर जो बहुत सारे जन संसाधन के द्वारा ही अत्यधिक उपयोग से ही प्रदूषण जो पोल्यूशन करते हैं, असमान में वाटर के रिसोर्सेज बहुत सारे। देखो एक आज की जो नदी है, गंगा नदी है, इतनी ज्यादा उसमें प्रदूषण फैल गया है कि बहुत सारे, जैसे सारे नदी में यही हाल, ना कि सिर्फ इसी में, सारे नदी में यही हाल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेस की। मिनरल रिसोर्सेस जो है, मिनरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग दी मिनरल्स आयरन कॉपर नॉट मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम्स हो गया। आप देखोगे जो खनिज संसाधन को मिनरल्स के द्वारा एक दोहन होता था कि अत्यधिक खनिज, चूना पत्थर और जिप्सम और इन सब से खनिज, कोयला, पेट्रोलियम शामिल होते थे। ओके, तो ये है यूज ऑफ द मिनरल्स। अब हम इसको देखते हैं कि मिनरल्स को हम यूज कैसे, उपयोग कैसे करते थे। तो जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट, आप बुनियादी ढांचे को निर्माण कर सकते थे। और जो परिवहन हो गया आपका, बहुत सारे जो परिवहन से आप इंफ्रास्ट्रक्चर से तैयार कर सकते थे मिनरल रिसोर्सेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैन्युफैक्चरिंग में आप बहुत सारे मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इन सब के मिनरल्स के द्वारा ही प्रयोग किया जाता था। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका। देखिए चिंताएं क्या होती भाई मिनरल्स के, अगर अत्यधिक दो होने से भाई क्या इसमें चिंताएं होती है। मिनरल्स ये है कि ओवर मिनरल्स जो है, ओवर मिनरल टू द रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल डिजेनरेशन। अत्यधिक अगर जब खनन का मिनरल्स का उपयोग करोगे तो इससे कमी हो और संसाधनों की धीरे धीरे कमी होने लगती है, और जो इसको इन्वायरमेंटल संरक्षण का कारण भी बनने लगता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेस की। फॉरेस्ट रिसोर्सेस जो है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस इंक्लूड द क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड वाइल्ड प्लांट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जैसे जो लाइव स्टॉक हो गया आपका, क्रॉप हो गया, और जो फिशरीज हो गया, और जो आपके प्लांट, जंगली जो प्लांट इनसे शामिल होते हैं। ओके, फॉरेस्ट फूड रिसोर्सेज में बहुत सारे भाई, अगर फूड रिसोर्सेज यही है तो फिर आप बहुत सारे क्रॉप में जो भी फसलें होती हैं उनसे आप जो अनाज मिलता है, तो आप और जो पशु से जैसे मीट हो गया, इन सब से जो फूड रिसोर्सेज बन जाते हैं, मछलियाँ हो गई, इससे भी अपनी, और जो जंगली पौधों के द्वारा बहुत सारे ऐसे हैं जो आप फ्रूट्स आदि इन सब का प्रयोग करते हैं इससे फूड रिसोर्सेस। इनिशियली फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्वाइवल्स। देखो जो ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अस्तित्व के लिए भी एक आवश्यक होता है। ओके, सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। कृषि और मत्स्य पालन जैसे कुछ आर्थिक गतिविधियों के द्वारा ही समर्थन किया जाता है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, फूड रिसोर्सेज से चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि अनस्टेबल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो अस्थिरता के द्वारा कृषि प्रथाएं चली जा रही। ओवर फिशिंग एंड डिक्लीनिंग्स हो गया, आप ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, फूड को ज़्यादा ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक देखोगे तो फिर बहुत सारे ऐसी कृषि प्रथाएं हो जा रही है। बहुत पुराने समय में आप बैल के द्वारा खेती करते थे एग्रीकल्चर को, तो फिर उसी को ना अपना के हर एक नई टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपनाएंगे तो फिर इससे भी आप ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस की। एनर्जी रिसोर्सेस आर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ। एनर्जी रिसोर्सेस ये है कि आप डेली लाइफ में ऊर्जा का संसाधन और आर्थिक विकास के लिए आप बहुत सारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर भाई एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास तो फिर आर्थिक जीवन में आप चल रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फिर इसमें भी आपके एनर्जी लगती है।
तो यही एनर्जी रिसोर्सेस होता है। टाइप्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो जैसे आपके सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया एनर्जी, और हाइड्रो पावर हो गया, ये आपके आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जैसे कोयला हो गया, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, ये सब आप में आती नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। क्योंकि भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस क्या आता है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, ये ओके। देखो, जो ऊर्जा है आपकी, ओवर यूज ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस, अगर आप किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा अगर यूज करोगे, भाई एनर्जी रिसोर्सेस में आप दोहन करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऊर्जा स्रोत को अति आवश्यक होता है, उपयोगी तो है लेकिन ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। अच्छा ऊर्जा धीमी गति में, स्लो प्रोग्रेशंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, भाई कोई भी अच्छे और ऊर्जा को धीमी प्रगति करनी चाहिए, ओके, आप धीरे धीरे। तो अब हम आगे बात करते हैं लैंड रिसोर्सेस की। लैंड रिसोर्सेस, लैंड इज द रिसोर्सेस एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट। लैंड रिसोर्सेस एक जो महत्वपूर्ण संसाधन है भाई, जिसका हम उपयोग बहुत सारे, जैसे कृषि हो गया आपका, और फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हो गया, अर्बन जो शहरी डेवलप, लैंड भाई अगर किसी भी ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया आदि, या फिर फॉरेस्ट हो गया, उसके लिए अगर लैंड नहीं है तो फिर वो रहेगा कहाँ, पहली बात। इसलिए लैंड, अब एग्रीकल्चर हो गया भाई, कितना भी एग्रीकल्चर हो, अगर तुम्हें एग्रीकल्चर में कोई भी क्रॉप को उगानी है या फिर किसी भी चीज़ के, तो फिर आपको लैंड की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसीलिए आप एग्रीकल्चर कर पाएंगे। अगर लैंड नहीं फिर आप एग्रीकल्चर को कर ही नहीं पाएंगे। इसका यूज कैसे यूज क्या है, यूज हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, फॉरेस्ट हो गया आपका, और अर्बन डेवलपमेंट हुई, शहरी क्षेत्र जो है वहाँ भी यूज होता है। क्रॉप एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में क्रॉप कल्टीवेशन, फसलों की खेती के लिए भी आप कर सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में हाउसिंग व इंडस्ट्रियल, और जैसे जो आवास हो गया, और जो औद्योगिकी निर्माण के लिए भी किया जाता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं इसके, ओके। तो चैलेंजेस ये है कि लैंड, एक सेकेंड, लैंड डिग्रेडेशन होता है, भूमि क्षरण हो जाती है भाई, भूमि क्षरण होगी, सॉइल इरोजन भी होगा बहुत, और अतिक्रमण भी हो जाते हैं, अतिक्रमण और शहरीकरण होते हैं ये, ओके। तो अब हम बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेस की। सॉइल रिसोर्सेस, soil is the critical resources for the agriculture and ecosystem sustainability, ओके। तो जो ये सॉइल है, कृषि और इसके जो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि भाई सॉइल रिसोर्सेस ये है कि इसमें जो भी मिट्टी के द्वारा कृषि में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आपको एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसको यूज कैसे, उपयोग क्या है, उपयोग आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फॉरेस्ट, सॉइल रिसोर्सेस का काम है, फॉरेस्ट आप पेड़ पौधों और उनकी वृद्धि के लिए, ग्रो एंड ट्री ऑफ द प्लांट, ये सब आप कर सकते हैं, ओके। चैलेंजेस क्या आती है, चैलेंजेस में ये आता है कि इसमें चैलेंजेस ये है कि आप सॉइल इरोजन हो जाता है, इसमें सॉइल रिसोर्सेस से सॉइल इरोजन होता है, सैलिनिटी और एसिडी
जो सैलिनिटी और एसिडिफिकेशन के अम्लीकरण हो जाते हैं, और जो पोषक तत्व जो पोषक तत्व की कमी भी होती है सोइल में। ओके, तो आज हम अब यहीं तक पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे आज इन सब टॉपिक पे हमने चर्चा किया। और जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है तो फिर वो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सारे लड़कों के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम में पे जुड़ सकते हैं। तो ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके।